सलाम मस्तून, आदाब। नूरी एकेडमी के ज़ेर इंसराम जारी आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के आज हम आगाज़ करेंगे एक नए बाब, एक नए मौजू के साथ। यूनिट का उन्वान है उर्दू दास्तान और ड्रामा। यूनिट नंबर 5 है उर्दू दास्तान। उर्दू दास्तान का आगाज़ इर्तिका, ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी ये मौजू एज़ इट इज़ है, जीआईसी में है, एलटी ग्रेड में है, जेकेपीएससी में है, यूपीपीएससी में है और भी दीगर इम्तिहानात जो मुल्क गिर सतह पर मुनक्किद होते हैं उर्दू अदब के हवाले से, ये मौजू सब में यकसा है। काफ़ी गहराई और गिराई के साथ इस मौजू को हम पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे कि उर्दू दास्तान, इसका फ़न क्या है, इसकी रिवायत क्या रही है, आगाज़ उर्दू अदब में दास्तान गोई का किस तरीके से हुआ और फिर किस तरीके से आपको दास्तान गोई के हवाले से मालूमात देखने को मिलती है। क्योंकि अगर इजमाली तौर पर दास्तान गोई के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ तो दास्तानों का सिलसिला ये क़ब्ल मसीह से राइज है। मिस्र में ये बताया जाता है कि जो मिस्र का बादशाह था वहाँ से दास्तानों का आगाज़ हुआ। उपनिषद, पुराण, वेद, यहाँ पर भी आपको दास्तानें देखने को मिलती है। पंचतंत्र जो लिखी गई थी, जिसका बाद में अरबी ज़ुबान में ये कलीला दमना के नाम से जो तर्जमा किया गया, वो भी दास्तान की एक शक्ल है। इसी तरीके से ज़बूर, तौरात, इंजील, इनमें भी आपको वाक़ियात नज़र आते हैं, रिवायतों को बयान किया गया है। आखिरी किताब जो आसमानी सहीफ़ा है कुरान मुक़द्दस, उसमें भी कहानियों का सिलसिला, क़ससुल अंबिया का तज़किरा मौजूद है, वाक़ियात मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाक़ियात के ज़रिए से अपना कलाम हम तक पहुँचाया है। और भी दिगर चीज़ें आप देखने की कोशिश करेंगे, जैसे गौतम बुद्ध के नज़रियात हैं, उनके आरा और ख़यालात हैं, उसके दौर में वक़्फ़ पज़ीर होने वाले वाक़ियात हैं, मज़हबी साहिफ़ का हिस्सा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कि दास्तानें इंसानी वजूद का हिस्सा रही है। जिस तरीके से आज मूवीज़ है, थिएटर्स है, वेब सीरीज़ है, जो तफरीह तबाह का सामान फराहम करते हैं, कदीम ज़माने में कहवा खाने हुआ करते थे। कहवा खानों के हवाले से ये रिवायत बताई जाती है कि हर कहवा खाने वाले को कम से कम 30 दास्तानें ज़ुबानी याद हुआ करती थी। उसके कहवा खाने में आने वाले या जो सराय के मालकान होते थे, उनको भी बहुत सारी दास्तानें याद होती थी। क्योंकि एक मुसाफिर जब दूर दराज इलाकों का सफ़र तय करके कुछ वक्त के लिए या कुछ दिन बिताने के लिए किसी सराय में आराम किया करता, तो यही दास्तान गो या सराय के मालकान या कहवा खानों में जो दास्तान गवैये हुआ करते थे, वो तफरीह तबाह का सामान फराहम करते थे। इन दास्तानों ने उस दौर की रसूम व रिवायात को, अखलाक व आदात को हम तक पहुँचाने की कोशिश की है। अब ऐसा नहीं है कि जितनी दास्तानें हमारी किताबों में आज मौजूद हैं सिर्फ़ उतनी ही दास्तानें बोली गई है, बल्कि बोली जाने वाली दास्तानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उन दास्तानों को तहरीर किया गया जिनके ज़रिए से कोई मैसेज, कोई मकसद, किसी इखलाकी पैगाम को बयान किया गया है। तहरीर की ईजाद के बाद उन दास्तानों को मारिज़ वजूद में लाया गया। क्योंकि दास्तान, ये दास्तान तहरीर का फ़न नहीं है, दास्तान फ़न है बयान का। बहुत सारी असनाफ़ का जब आप मुताला करेंगे तो आपको ये चीज़ सीखनी होगी, समझना होगी कि कुछ असनाफ़ ऐसी है जिन्हें पढ़ा जाता है, कुछ असनाफ़ ऐसी है जिन्हें बयान किया जाता है, कुछ असनाफ़ ऐसी है जिन्हें करके बताया जाता है। तो दास्तान का जो फ़न है वो सुनाने वाला फ़न है। और इस दास्तान ने हमारी ज़ुबान को, हमारे बयान को, हमारे उसलूब को बहुत ज़्यादा वसाअत अता की है, औक़ात अता की है। और दास्तानों का आगाज़ ये बताया जाता है कि जब से हज़रत इंसान ने ज़मीन पर कदम रखा, तब से दास्तानें बोली जाती रही है, सुनाई जाती रही है और सीना बसीना मुंतकिल होती रही है। ऐसा गुमान है, ऐसा ख्याल है कि जब किसी ने पहली मर्तबा शिकार किया होगा और उस शिकार की वारदात को वाक़ई की सूरत में
जब अपने कबीले के साथ, अपने दोस्तों के साथ साझा किया होगा। यही वो पहली कहानी है, यही वो पहली दास्तान है जो एक शख्स के ज़रिए से दूसरे अशख़ास के दरमियान में सुनाई जाती रही है। अभी तफसील के साथ दास्तान के मकसद को, दास्तान की रिवायत को, दास्तान किस तरीके से रूनुमा होती है, लिखी जाती है, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके निसाब में ऐसी दास्तानें भी है जो एक दो जिल्द पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि उनकी बहुत सारी जिल्दें, जैसे मोहम्मद शाह के दौर में बोस्तान ख़याल कलमबंद की जा रही थी। अब मोहम्मद शाह को वो दास्तान लिखने का अंदाज़ इतना पसंद आया और वो दास्तान इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 15 कातिबों को मुख्तस किया कि वो 15 कातिब यानी लिखने का काम करेंगे जो दास्तान गो बोल रहा है। क्योंकि पहले प्रेस का ज़माना नहीं था, पहले टाइपिंग आसान नहीं, टाइपिंग का तसव्वुर ही नहीं था, बल्कि पहले जो लिखावट की जाती थी वो कलम और दवात के ज़रिए से की जाती थी। छापे खाने भी बन गए तो छापे खानों में छपाई का काम इतना आसान नहीं था। पहले पत्थरों पर कुंदाकारी की जाती थी, उसकी प्लेट बनवाई जाती थी, प्लेट जो है वो अक्स की सूरत में बनवाई जाती थी, फिर उसको प्लेट की शक्ल में ढालकर छपाई की जाती थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो एक सफ़ा छापने के लिए कलकत्ता की गलियों में आधी आधी रात तक दीवानावार फिरा करते थे, तब कहीं जाकर एक पंफलेट, एक सफ़ा जो है वो छपता था। इसको हम अफसाने में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि छपाई मुश्किल थी। यही वजह है कि दास्तान से नावल और नावल से फिर हम अफसानों की तरफ आते हैं और अफसानों के बाद भी अफसानचों की तरफ, क्योंकि पैगाम देना मकसूद था। कम से कम सत्रों में, कम से कम वक्त में हम अपनी बात किस तरीके से रख सकते हैं। दास्तान जब पढ़ी जाती थी उस वक्त का पस मंज़र जुदा गाना था, क्योंकि दास्तानों का जब आप अहद तलाश करने की कोशिश करेंगे तो 11वीं सदी ईस्वी से लेकर 19वीं सदी ईस्वी के दरमियान आपको दास्तानें नज़र आती है। लेकिन 19वीं सदी के बाद बिलखुसूस 20वीं सदी में और उसके बाद 21वीं सदी में पूरा पस मंज़र तब्दील हो जाता है। पहले लोगों के पास इतना वक्त था कि एक दास्तान गो जब बैठा करता था सराय में या कहवा खाने में तो वो एक दास्तानों को कई कई महीनों तक सुनाया करता था, क्योंकि तफरीह तबा का कोई और साधन नहीं था, कोई और जरिया नहीं था। यही दास्तान गवैये हुआ करते थे जो तफरीह तबा का सामान फराहम करते थे। एक रिवायत में ये बताया जाता है, इसको जो है मानो की निसाबी किताब में इस रिवायत को तहरीर किया गया है कि एक दास्तान गवैया था, उसके दास्तान सुनने वालों की एक भरी पूरी मजलिस हुआ करती थी। किसी काम की गर्ज से उसको किसी और इलाके में जाना मकसूद हुआ। अब चूंकि वो अकेला चला जाएगा तो पहले सफ़र आसान नहीं हुआ करता था कि सुबह जाए शाम को वापस आ जाए, काफ़िलों की शक्ल में सफ़र करना मकसूद होता और हफ्ता भर 10-10 दिन बल्कि कभी कभी एक माह का वक्त लग जाता था। तो उसने अपने एक साथी को बुलाया और कहा कि ये मेरी महफिल है, ये मेरी मजलिस है, रोज़ाना अपने काम काज को छोड़कर ये सुनने के लिए आते हैं, थक हार कर रात में जमा होते हैं, तो इसकी तादाद में कमी नहीं वाक़ई होनी चाहिए। अगर आम ज़ुबान में कहूँ तो जिस तरीके से आज यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर होते हैं, ये उस दौर के उनके फॉलोअर्स थे, उनके सब्सक्राइबर थे जो दिन भर काम काज करके दास्तान को सुनने के लिए जमा होते थे। अब जब जमा हुए तो दोस्तों के सामने उसने अपनी बात रखी कि इनकी तादाद में कमी नहीं होना चाहिए, बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से इन लोगों को यहाँ पर जमा किया गया है। और दास्तान बताई कि एक शहज़ादा है, एक शहज़ादी है, मुहिम का तज़किरा हो चुका है, अब दोनों की शादी होने वाली है और उसके बाद एक दूसरी मुहिम का आगाज़ होने वाला है। रिवायत में बताया जाता है कि तकरीबन 30-40 दिन के बाद वो दास्तान गो वापस आता है और क्या देखता है कि महफिल में और भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, यानी सब्सक्राइबर फॉलोअर्स की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसको शुबा पैदा हुआ कि इसने किसी और मुहिम का तज़किरा तो नहीं कर दिया, क्योंकि दास्तान में एक टेक्निक होती है किस्सा दर किस्सा, जैसे हिकायतुल जलीला, अलिफ लैला का जो तर्जमा है, क्योंकि अलिफ का मतलब होता है हज़ार, है ना, 1000 दास्तानों पर जो दास्तानों का मजमुआ हिकायतुल जलीला, ऐसा तो नहीं कि उसने किसी और दास्तान को बयान करना शुरू कर दिया, किसी और वाक़े को बयान करना शुरू कर दिया है, मेरी जो ओरिजिनल थीम है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो गई है। तो उसने कहा कि नहीं भाई, आपकी दुल्हन अभी भी जो है अपने महल में मौजूद है, आपका शहज़ादा अभी भी वो बारात लेकर निकला हुआ है, आपने जब दास्तान मेरी सुपुर्द की थी, शहज़ादी की बारात अपने महल से निकलने वाली थी, इन 30-40 दिनों में
मैंने सिर्फ इतना किया कि शहजादे की बारात को उसके महल से निकाल कर दुल्हन की यानी शहजादी की महल के दरवाजे तक लाकर पहुंचा दिया है। इन 30-40 दिनों में मैंने सिर्फ इतना ही काम किया है। कहानी आपकी है, थीम आपकी है, ऑडियंस आपकी है, प्लॉट आपका है। अब आपकी ऑडियंस को आप आगे अपनी मर्जी के मुताबिक कंटिन्यू कर सकते हैं। बताने का मतलब ये है कि जो भी अरसा लगाऊंगा, 30 दिन का, 35 दिन का, 40 दिन का, उनके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा इतना था और सामीन को अपनी गुफ्तगू में बांधे रखने का हुनर वो इस तरीके से जानते थे कि महीना महीना भर वहाँ पर वो सिर्फ बारात के अहवाल को बयान किया करते थे। यही ख़ास बात है दास्तानों की कि वो स्टूडेंट्स में जो है ज़ुबान और बयान को उजागर करते हैं। आज स्टूडेंट्स के पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा जो कम हुआ है, आज स्टूडेंट्स मजमून नवेसी में जो नाकाम हो रहे हैं, आज स्टूडेंट्स 10 मिनट बोलने के बाद 12वें मिनट में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि मुताला नाकिस हो चुका है, दास्तानों से रिश्ता हमारा कमज़ोर हो चुका है। आलम ये हो चुका है कि निसाब में मौजूद नावलों का हम सिर्फ खुलासा पढ़ ले रहे हैं। निसाब में मौजूद अफसानों को मुकम्मल तौर पर पढ़ने की बजाय हम खुलासों पर इक्तिफा कर रहे हैं। और यही वो बुनियादी सबब है कि जब जब किताबों से रिश्ता कमज़ोर होगा, नाकामियाँ मुकद्दर बनेगी। अगर आप किसी भी इम्तिहान में सुरखुरू होना चाहते हैं तो असल किताबों को एक मरतबा आपको ज़रूर देखना होगा। और वक्त की तंगदामनी, मसाइल, ये हर किसी के साथ है। 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले के पास भी थे। दोनों में फ़र्क यही है कि उन्होंने असल किताबों से रिश्ता जोड़ा। आज की जनरेशन वो गाइड्स पर निर्भर होना चाहती है। आज की जनरेशन नोट्स के बाद में मास्टर नोट्स हासिल करने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन इस तरीके से कभी भी ऑल इंडिया रैंक 1 की फहरिस्त हासिल नहीं की जा सकती। हाँ, ये जो है 1 माह तक रोकना, ये बड़ी कमाल दर्जे की बात है। हम अपने ऑडियंस को 1 मिनट तक नहीं रोक सकते। आज का ज़माना क्या है, सुपरफास्ट ज़माना हो चुका है। आप रील देखते होंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हो, 5 सेकंड 10 सेकंड देखने के बाद आप क्या करते हो, फ़ौरन से स्क्रॉल कर देते हैं। तो कुव्वत बर्दाश्त वो कम हो चुकी है। 5 सेकंड में, 10 सेकंड में हम स्क्रॉल नहीं करते हैं, 5 से 10 सेकंड में हम किसी की मेहनत को रिजेक्ट कर देते हैं। तो कुव्वत बर्दाश्त कम हो चुकी है। और आप इस पर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 महीने तक के ऑडियंस को जमा रखना और उनकी तादाद में इजाफा करना, ये बहुत बड़े कमाल दर्जे की बात है। लेकिन फिर हुआ क्या, ज़माना तब्दील होता है। तफसील के साथ इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। मैं अभी तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ। ज़माना तब्दील होता है, दास्तानों के बाद बयानिया सिन्फ नावल की नज़र आती है, अफसानों की नज़र आती है। उसके बाद टीवी आपको देखने को मिलती है, रेडियो स्टेशन बन जाते हैं, टीवी स्टेशंस कायम हो जाते हैं, दूरदर्शन चैनल लॉन्च हो जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे आईटी सेक्टर में जो है तरक्की आपको देखने को मिलती है। टीवी के बाद में वीसीआर आता है। वीसीआर का ज़माना हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा। पहले जब किसी की शादी, कोई फंक्शन होता था तो मोहल्ले में, समाज, सोसाइटी में, देहात में, कस्बों में वीसीआर लाकर लगवाया जाता था। बहुत सारे मुफ्तियान किराम भी है। मैं हाथ जोड़कर मुल्तमिस हूँ उन सभी अहबाब से, मैं इस पर यह बात नहीं कर रहा हूँ ये अमल जायज़ है नहीं जायज़ है, हम इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला मस्जिद में, खानकाहों में। अभी हम दास्तान समझ रहे हैं, इसलिए मैं दास्तानी नुक्ते निगाह से ये मामला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ऐसा होता था, किसी बंदे के घर पर वीसीआर आता था तो पूरे समाज सोसाइटी के लोग जमा होते, कोई चादर लेकर आ रहा है, कोई शॉल लेकर आ रहा है, कोई गुदड़ी लेकर आ रहा है, दोपहर से जमा होते थे, रात तक जमा रहते थे, रात में जमा होते थे, सुबह तक जमा रहते थे, चाय पानी की महफिलें होती थी, गप्पे हाका जाता था, ये पूरा पस मंज़र हुआ करता था। और फिर जिसके पास कलर टीवी होती थी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट तस्वुर किया करता था, एक स्टेटस का सिंबल होता था। बाज़ इलाकों में ऐसा भी होता था कि गली मोहल्ले के सारे बच्चे वहाँ पर बैठकर जो है वो टीवी सीरियल देखा करते थे, जैसे सिंदबाद जहाज़ी है, अलिफ लैला है, या फिर हातिम ताई है, या फिर हमारे जो टीपू सुल्तान के ऊपर जो एक सीरियल बनता था, हमारे मतलब टीपू सुल्तान के ऊपर, आपने देखा होगा वो संजय खान वगैरह का एपिसोड था,
वो बनता था वो लोग देखा करते थे। फिर उसके बाद में कुछ दौर बदला, फिर शक्तिमान का दौर आया, बहुत सारे बच्चे शक्तिमान बैठकर देखा करते थे। वो एक शकला का बुम बुम के नाम से पेंसिल का दौर, वो ड्राइंग बनाया करता था, वो बैठकर लोग देखा करते थे। कुछ लोग ऐसे होते जो बच्चों को जमा करके साथ में देखा करते थे, कुछ लोग ऐसे होते जो बच्चे बैठते तो टीवी का बटन बंद कर देते थे, साफ सफाई निकाल देते थे। वो पूरा दौर जो है वो आपकी निगाहों के सामने लाना ज़रूरी है, तब कहीं जाकर आप ये तमाम तर चीज़ें समझिए जी। ये अभी सीरियल के नाम आने लग जाएंगे, चंद्रकांता वगैरह, वो सारी चीज़ें बताने का मकसद है कि आप समझ चुके हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, टीवी ऐड भी आता था तो हाथ बांध कर बैठे रहते थे कि अब हमारा सीरियल शुरू होगा, अब वो ऐड वहाँ से रुखसत होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, एक चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, फिर चैनलों की भरमार हो गई। अब हम जो एडवर्टाइजमेंट आता है, एडवर्टाइज आता है, उसको भी देखने की क्षमता हम में नहीं रहेगी। जैसे एडवर्टाइज आए चैनल को स्विच कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। उसके बाद में क्या हो गया, फिर उसके बाद के अंदर हमारे अंबानी साहब, उनके बेटे को जो जॉब देनी थी तो किसी कंपनी में जॉब तो देंगे नहीं, तो अंबानी साहब ने किया कि बेटे के लिए कंपनी खोल दी, कंपनी का CEO बना दिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जियो का सिम बांट दिया, 5G लॉन्च कर दिया। अब जो है लोग वेले हो गए हैं, लॉकडाउन लग गया है, फिर बैठकर OTT के ऊपर वेब सीरीज़ देख रहे हैं। फिर वो क्षमता बढ़ती गई, जेनजी का ये पूरा ज़माना, जेनजी जिनको कहा जाता है, वो जेनजी आप देख रहे हैं नेपाल में क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, श्रीलंका में क्या हो चुका है, USA में क्या हो चुका है, ये सारा मामला आप देख रहे हैं। तो ये दास्तान से लेकर शॉर्ट्स तक का ये पूरा सफ़र था जो मैंने 5 से 10 मिनट में, 15 मिनट में आपको बताने की कोशिश की है कि कहाँ हम महीने भर तक एक रिवायत को सुनते थे और कहाँ हम 60 सेकंड भी, 1 मिनट भी किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो दास्तान से लेकर शॉर्ट्स तक का ये मुख्तसर सा सफ़र था। अब आइए निसाब को हम पढ़ना शुरू करते हैं, दास्तान का फ़न और रिवायत। उम्मीद करता हूँ अब तक की जितनी बातें हैं आपके समझ में आई होंगी। ये UGC नेट का निसाब है। अगर आप किसी और चीज़ का, किसी और इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक बहरहाल आपका यही रहने वाला है, दास्तान का फ़न। ऐसा नहीं कि UGC नेट में दास्तान का फ़न अलग होगा, GIC में अलग होगा, LT ग्रेड में अलग होगा, फ़न आपका यही रहने वाला है। ठीक है, तो उर्दू दास्तान और ड्रामा। फिर आज के लेक्चर में हम क्या कुछ बात करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को जो है ना, यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे। वो क्या क्या है उसकी एक फहरिस्त यहाँ पर देख सकते हैं। अफसानवी अदब क्या है,